जी, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करते हैं। और जब हम उसे ऐड करेंगे तो उसके बाद रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। उन बेसिस के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और आप सब ने देखा था कि जब आपने सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को इंक्लूड करना होता है तो आपके पास उसकी ऑनरशिप का होना ज़रूरी है। यानी हर कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप हो। और प्रीवियस क्लास में आपको ये भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जब हम अपनी वेबसाइट्स पे काम करें, वेबसाइट होस्ट करवाएं, तो हमारे पास वेबसाइट का सी पैनल होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एसईओ के बहुत सारे ऐसे टास्क भी हैं जो हमें सी पैनल में करने होते हैं। और अगर आप किसी के साथ होस्टिंग को शेयर कर रहे हो तो वो आपको सी पैनल का एक्सेस नहीं देगा, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट को लाइव करेगा। और आप वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको होस्टिंग पैकेज सस्ता मिल गया है, बट आपको सी पैनल का एक्सेस नहीं देगा क्योंकि उसका सी पैनल शेयर्ड है, तो उसमें और लोगों का भी डाटा मौजूद है। तो वो जो असल ऑनर होगा जिसने ये सब कुछ शेयरिंग की होगी, तो वो सी पैनल अपने पास रखेगा। इसलिए जब भी आप ये काम करें, एसईओ का काम करें, आपके क्लाइंट का एसईओ का काम शुरू होने लगा हो, तो जो चीज़ें हम उससे डिमांड करते हैं फर्स्ट फेज़ में, उसमें हम उसके सी पैनल का एक्सेस भी डिमांड करते हैं, मांगते हैं। सी पैनल का एक्सेस डिमांड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे पास सी पैनल नहीं होगा तो अभी देखें जितनी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये तो हम कर ही ना पाते। यानी अगर मैंने इस वेबसाइट को गूगल साइट पे अप्रूव करना है तो मुझे वेरिफिकेशंस करवानी है, तो वेरिफिकेशन ना हो पाती। अब आज हम रोबोट्स की फाइल की बात करने लगे हैं, और ख़ास तौर पर सीएमएस में तो हम देखते हैं कि वर्डप्रेस में हम देखते हैं ये सब चीज़ें बिल्ट इन हो जाती हैं प्लगइन की वजह से। मगर जब कोडिंग वाली वेबसाइट पे हम काम करेंगे तो जब तक इनका एक्सेस नहीं होगा उस वक्त तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने दो टॉपिक्स को स्टार्ट में देख लें। उनमें से एक है रोबोट्स और एक है साइट मैप। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एसईओ के दो स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं और टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई क्या आपकी वेबसाइट की का साइट मैप बन गया। व्हाट इज़ साइट मैप, ये समझते हैं कि साइट मैप होता क्या है और इसका पर्पज़ क्या होता है, और क्या आपकी वेबसाइट की रोबोट्स फाइल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी जगह पर जाना चाह रहे हैं तो आपके पास उस जगह की लोकेशन होनी ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप किसी जगह पर जाकर कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा प्लाजा होता है तो आप देखते हो कि फर्स्ट चेयर के ऊपर इन्होंने पूरा उसका मैप बनाया होता है कि भाई कौन सी जगह किस कौन सा रूम किस जगह पर मौजूद है, और इवन रास्ता भी बताया होता है कि लिफ्ट के रास्ते ऐसे जाएंगे और स्टेयर्स के रास्ते ऐसे जाएंगे। मूवीज़ में दिखाते हैं अभी वो खजाना ढूंढने निकले हैं ना, हाथ में नक्शा होता है ना। फ़ायदा क्या हुआ इस सारी बातों का? फ़ायदा ये हुआ कि भाई जो बंदा ये सारा काम कर रहा है उसको आसानी होगी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अब हम किसके लिए आसानी पैदा करना चाह रहे हैं? हम आसानी पैदा करना चाह रहे हैं गूगल क्राउलर के लिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूज़र्स। यहाँ पर यूज़र्स की बात नहीं हो रही है। भाई यूज़र्स ने तो कीवर्ड से आप तक आना है या आपकी वेबसाइट के यूआरएल से आप तक आना है। ये यूज़र्स का मसला नहीं है। ये मसला किसका हम डिस्कस कर रहे हैं? क्राउलर का। कि भाई क्राउलर आपको आइडेंटिफाई कर ले, क्राउलर आपको डिस्कवर कर ले। तो हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी वेबसाइट का साइट मैप बनाकर क्राउलर के हवाले कर देते हैं। क्राउलर के कैसे हवाले करते हैं? भाई वेबसाइट के साथ अपलोड कर देते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में वेबसाइट अपलोड करना सीखा था। अब साइट मैप रह गया हमारा। अब साइट मैप बनेगा कैसे? ऑफलाइन वेबसाइट का तो साइट मैप नहीं बनाया जा सकता, यानी कि वेबसाइट लाइव ही नहीं अभी तक हुई तो साइट मैप कैसे जनरेट होगा हमारा? साइट मैप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे फ्री टूल्स भी हैं। इवन चैटबॉट से भी हम साइट मैप जनरेट करवा सकते हैं। इफ़ अगर आपकी वेबसाइट लाइव है तो चैटबॉट में जाकर उसको इंस्ट्रक्शन दें कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इसका काइंडली मुझे साइट मैप बनाकर दे दो। तो वो खुद से आपको एक साइट मैप बनाकर देगा, कहेगा भाई इस फाइल को डाउनलोड करो, तो ये आपका साइट मैप है। इसी तरह हमारे पास चैटबॉट से पहले साइट मैप बनाने के लिए बहुत सारे साइट मैप क्रिएट करने के जनरेटर्स होते थे। सो हम ऑनलाइन साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि साइट मैप बेसिकली कर क्या रहा है, आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर का एक नक्शा सा बनाता है और क्राउलर को दे देता है, ताकि क्राउलर को पता लग जाए कि आपका कौन कौन सा कंटेंट कहाँ पर पड़ा हुआ है। इससे ये भी लग रहा है हमें कि अगर टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट चेंज होती है, यानी उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, जैसे मेन्यूज़ में कुछ चेंजेस आप करते हो, उसके अंदर से सब मेन्यूज़ में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। सो जब ये वाली तब्दीलियाँ आ रही होती हैं
तो अब उसके पास तो आपका पुराना साइट मैप पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो पुराने को फॉलो कर रहा होगा। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज करें, आप नया साइट मैप बनाकर अपलोड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने खोली रोबोट्स की फाइल है, पढ़ा पहले आपको साइट मैप रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले हमें साइट मैप को समझना है, फिर हमें रोबोट्स को समझना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा भाई ठीक हो गया, साइट मैप की बात करते हैं, तो इधर आ जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं ना, बड़े स्कूल, सिर्फ बड़े स्कूल, छोटे स्कूल नहीं सिखा रहे हैं। छोटे स्कूल तो सिर्फ मैट्रिक में आकर कोडिंग पढ़ाते हैं। कोडिंग के बगैर कुछ नहीं बन सकता, आपका कोई चीज़ डेवलप नहीं होगी। भाई पीएचपी के बैक में भी तो कोडिंग है ना, पीएचपी खोलकर देखिएगा, उसके अपीयरेंस में जाएं, उसके थीम एडिटर में जाएं, उधर इतनी सारी फाइलें हैं जो उसको कंट्रोल कर रही हैं। आप उसके सिर्फ यूज़र हैं, इसी वजह से चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। तो जब आप कोडिंग एडिटर बन जाओगे तो तब आप ये कर सकोगे। और क्या आपको पता है, मतलब मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मुझे एक फ़ोन आता है कि भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो। अगर तो मेरी एसईओ वर्डप्रेस की होगी, वो तो बड़ी सिंपलेस्ट है, जो मैंने आपसे कहा कि सिंगल लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट कोडिंग की हुई, फिर क्या करेंगे। कोडिंग की वेबसाइट एक लेक्चर में नहीं होनी, इतने सारे लेक्चर्स पढ़ने लगे हुए हम लोग कोडिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक हम कोडिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके अंदर जाकर हम चेंजेस भी नहीं कर सकते। अगर आप कोडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आपका नो इंडेक्स का इशू चल रहा है, आप फंक्शन की पीएचपी फाइल को खोल के चेक कीजिएगा, function.php। लेकिन जब आप कोडिंग नहीं करते और कोडिंग सीखी भी नहीं हुई, तो आप उस फाइल को अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। और उस फाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमें पीएचपी से भी कुछ लेना नहीं है, यानी उसके अंदर जो भी पीएचपी का कोड है चलने दें, हमें वहां से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एचटीएमएल का कोड आइडेंटिफाई करना है। और कौन सा कोड आइडेंटिफाई करना है, मेटा रोबोट्स। आपने मेटा रोबोट को ढूंढना है। अब ये कौन कर पाएगा, जो कोडिंग कर सकता है, जिसको कोडिंग की नो हो है। भाई आज भी गूगल मैप जब आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है, तो गूगल आपको एक कोड देता है कि भाई इसे जाकर, चाहे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वहाँ पे पेस्ट कर दो, चाहे वो कोडिंग की वेबसाइट है वहाँ पे पेस्ट कर दो। ऐसी बातें हमें कौन बताएंगे कि भाई अब तो कोडिंग का ज़माना चला गया। ऐसी बातें हमें कौन बताएंगे, ऐसी बातें हमें वो बताएंगे जिन्होंने कोडिंग को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ, और वो आए हैं, उन्होंने वर्डप्रेस या शॉपिफाई की वेबसाइट की डायरेक्ट एसईओ की। ठीक है, घंटे में एसईओ हो जाएगी, मेरा ख्याल है 20 मिनट में हो जाएगी। मैंने बच्चों को सिखाई थी एसईओ करनी, जब मैंने सिखाई थी तो 15 मिनट लगे थे, और जब क्लास में स्टूडेंट्स ने की थी तो वो शायद 1 घंटा लेके की थी, एक स्टूडेंट। तो वो फ्रंट से काम कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। अब अगर आपके पास वेबसाइट ना शॉपिफाई की आती है, मतलब आपका क्लाइंट तो कोडिंग की वेबसाइट का क्लाइंट है, पीएचपी में बनी हुई वेबसाइट है, या किसी भी और कोडिंग में, बेसिक एचटीएमएल में भी वेबसाइट बन जाती है, और पीएचपी की भी वेबसाइट होती है। पीएचपी की वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर होगी एज़ कम्पेयर टू बेसिक एचटीएमएल, ज़्यादा सिक्योर होगी। भाई सिक्योरिटी लेवल हमें यहाँ से पता लग जाता है कि जिन प्रोग्राम्स को हम रिकमेंड करते हैं कि भाई इसमें काम कर लो, ये ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक वर्डप्रेस, तो उसकी सारी की सारा इंटरफेस और उसका जो थीम बना हुआ है वो पीएचपी में बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आज की तारीख में कोई बंदा ये कहे कि भाई पीएचपी पुराना हो गया, ये वाली कोडिंग नहीं है, पीएचपी पुरानी है, तो फिर वर्डप्रेस उसे क्यों यूज़ करे। और अगर वर्डप्रेस उसे यूज़ करे तो आपका क्या ख्याल है, शॉपिफाई नहीं है। पहले लेक्चर में बताया था ना, पहले लेक्चर में बताया था कि शॉपिफाई जो है वो वर्डप्रेस के थीम इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब कुछ जब पीएचपी में हो रहा है और हमारे पास एक बंदा पीएचपी का आ जाए तो ज़्यादा अच्छा मुनासिब नहीं है, हमें कोडिंग आ जाए। बट वी आर नॉट डूइंग कोडिंग। कोडिंग आपने तब करनी है जब यू आर वेब डेवलपर। अभी तो हम सिर्फ उस कोडिंग की बात कर रहे हैं जो एसईओ को रिलेट कर रही है, और वो सारी की सारी कोडिंग घूमती है हमारे एचटीएमएल के लेसन्स के ऊपर, जो हेड से शुरू होते हैं और हाइपरलिंक पे जाकर ख़त्म हो जाते हैं। ये है सारी एसईओ। जब हम इन्हें समझ पाएंगे तब कर पाएंगे। फिर आप ज़रूरी नहीं है कि फ्रंट एंड से काम करें, वर्डप्रेस के अंदर भी कोडिंग की ऑप्शन आ जाती है कि भाई इसकी कोडिंग से इसको ठीक करना है कि विजुअली इसको ठीक करना है। विजुअली करना है तो सिलेक्ट करके ऊपर से बोल्ड कर देते हैं। कोडिंग से करना है तो एडिटर में जाएंगे और वहाँ पर वही कोडिंग नज़र आएगी जो कि आपको इन साइट्स पे नज़र आती है। जी, यहाँ लिखा है जी हमने ऑनलाइन क्या बनाने जा रहे थे भाई, साइट मैप जनरेटर।
बहुत सारे साइट मैप जनरेटर्स आ गए हमारे पास भाई, कोई सा भी ले लो। मैं कहता हूँ जो पहले नंबर पर आ रहा है अच्छा है, पहले नंबर पर आ रहा है तो अच्छा ही होगा भाई, ठीक है। इसको क्लिक करें, कोई मुश्किल साइंस नहीं है, सारे का सारा साइट मैप कोडिंग में होगा। बट क्या कोडिंग है हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी कोडिंग किसके लिए हो गई है? वो सारी की सारी कोडिंग क्राउलर के लिए हो गई है। आपने सब उस फाइल को जनरेट करना है। क्या कह रहा है भाई, किसकी बनानी है आपको? चलें भी फिलहाल हम एक काम करते हैं। खुला क्या हुआ है? जी खुला हुआ है, ठीक है। ये मेरा पेज नहीं खुला, शायद कोई और क्रोम खुल गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको खोल लेते हैं। और एग्जाम्पल करने के लिए बल्कि काम कर लें पहले। कॉपी तो मैंने यूआरएल कर लिया, इसके आगे मैंने लगाया स्लैश और इसके आगे लिख दिया मैंने साइट मैप डॉट एक्सएमएल। मतलब क्या हुआ? साइट मैप बना हुआ है। अगर तो यहाँ पर 404 का एरर आ जाता तो इसका मतलब यह है कि ये डेफिशिएंसी है भाई, ये जो एसईओ कर रहा है उसको इसका साइट मैप ही बना, ठीक है। अब हम जरा वापस इधर आ जाते हैं और अब एग्जाम्पल कर रहे हैं हम कि भाई बना दो जरा इसका साइट मैप। यहाँ पर आकर मैंने क्या ऐड किया? जस्ट वेबसाइट का यूआरएल, और मैंने कहा ये चैटबॉट से भी बना सकते हो, घर जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बेशक किसी वेबसाइट पे कर लीजिएगा, उसको इस वेबसाइट का यूआरएल देना और उसे कहना कि भाई मुझे इसका साइट मैप जनरेट कर दो, तो वो आपको साइट मैप जनरेट कर देगा। भाई क्वेश्चन तो आजकल ये भी उठ रहे हैं कि भाई चैटबॉट आ गया तो अब एसईओ की तो ज़रूरत ही नहीं रही। एसईओ की ज़रूरत है, एसईओ एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है, इसलिए कि चैटबॉट आपको असिस्ट कर रहा है ना। चीज़ों को अप्लाई तो ह्यूमंस ने करना है, हम लोगों ने करना है। हाँ, हमें जब वो असिस्ट कर रहा है तो हमारे लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं रही। अब ज़रूरत तो है, ज़रूरत आज भी एसईओ एक्सपर्ट की है, क्योंकि उसी बंदे ने अपने क्लाइंट से डिस्कस करके चीज़ों को उस पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। क्या आ गया? ये डाउनलोड, ये हमने इसको किया डाउनलोड। और यहाँ पर आए ज़रा, यहाँ पे ये वाला खोल लेते हैं जो कल था। इस फाइन, ये डाउनलोड तो हो गया है, आ गया इस डाउनलोड के साइट मैप डॉट एक्सएमएल फाइन। चले अब आ जाते हैं इधर। अगले फेज में हम क्या करने वाले हैं, इस वेबसाइट को लॉगिन करें ज़रा। सबको पता लग गया मैं कहाँ जाने लगा हूँ, है ना। दोबारा से सी पैनल में जाने लगा हूँ ना अपने। जी क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया है। अच्छा, अगर आपने बिजनेस ईमेल अकाउंट बनाना हो तो यहाँ से बनाते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमें बिजनेस ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल मैनेजर और बिजनेस ईमेल की वर्थ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जीमेल। यानी अगर आपके पास वेबसाइट मौजूद है और आप अपने ईमेल्स क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बिजनेस की कम्युनिकेशन के लिए, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बिजनेस ईमेल्स बनाएं। क्योंकि जब आप किसी को अपना बिजनेस ईमेल शेयर करेंगे तो आपके बिजनेस का एक ट्रस्ट लेवल बनेगा। और जब आप किसी को कहोगे ना abc@gmail.com, तो वो कहेंगे भाई इनकी तो वेबसाइट ही नहीं है, हालांकि आपकी वेबसाइट भी है, कहेंगे जीमेल पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब है ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं है। चलें जी, आ जाए इधर वापस। हमने कहाँ पे किया था वेबसाइट को? अभी तक वहाँ पड़ी होगी, मैंने उसे रिमूव नहीं किया, ठीक है। ज़रा चेक कर लेंगे यहाँ पर ये वाली फाइट पड़ी है साइट मैप के नहीं पड़ी है? रोबोट्स पड़ी है, बहुत अच्छे भाई, इसको रिमूव करें। नहीं, जिप में भी है, मैं क्या जिप में भी है, ठीक है। दोनों को रिमूव कर दूंगा, मैंने इधर कॉपी किया होगा ना तो जिप में पड़ा होगा। वैसे अगर आप वेबसाइट को लाइव कर लें
कोई चीज़ जिप में पड़ी हो तो रख लें, बैकअप ही है ना आपका एक तरह से, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे रखना कहाँ पे चाहिए, क्या यहीं पे खिचड़ी पकानी चाहिए कि कहीं और रखना चाहिए, ठीक है। इसको भी अभी साइंस को समझते हैं। हो गया जी खत्म साइट मैप। ये जो 2 एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है ना, इनको भी रिमूव कर देते हैं, ये भी ऐसी स्पेस ही ले रही है हमारे लिए। ये भी चले। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पर साइट मैप लगाने लगा हूं अपना, ऐसे ही है ना। तो इसको ज़रा कॉपी कर लें, मुझे ज़ुबानी याद नहीं था ये नाम, इसलिए मैंने इसको रीनेम वाली विंडो से कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट किया। ये वही वेबसाइट हमारे पास आ गई दोबारा। एरर आ गया ना, रिमूव कर दिया ना अभी आपके सामने मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप साइट मैप को अपलोड करने लगा जो अभी हमने क्रिएट किया। कहाँ पर करना है, इसके अंदर इसे खोलो, अपलोड करो ज़रा क्विकली। ये कोई इतनी मुश्किल काम नहीं कर रहा, सिर्फ दिखाने के लिए मैं सारा प्रोसेस आपको कर रहा हूँ। डाउनलोड्स में आए, यही है, चलो चलो सही हो गया। 404 एरर भी रिमूव हो गया। पढ़ेंगे अभी 404 एरर को भी, ठीक है। क्या ये 404 एरर आने चाहिए? अगर आ रहे हैं तो कितना डैमेज कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को। साइट मैप बन गया हमारा, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने स्ट्रक्चर बना भी लिया और अपनी वेबसाइट के साथ अपलोड भी कर दिया, लेकिन अभी तक मैंने सर्च कंसोल में नहीं बताया कि मेरा साइट मैप है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब इससे पहले हम दूसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं साथ ही। वो कौन सा था, यहाँ पे खुला था हमारे पास, चलें जी बंद हो गया। मेरे पास वो रीडर नहीं है ना, इस वजह से मुझे इसमें खोलना पड़ रहा है आज की तारीख में। रोबोट्स, अच्छा अब जरा दूसरे फेज में हम समझ लेते हैं कि ये रोबोट की फाइल क्या होती है भाई। हाँ, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले, फिर उर्दू में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। A robots is a text file that resides in the root directory of your website and gives search engines crawler instructions as to which pages they can crawl and index during the crawling and indexing process। क्या हुआ जी, ये जो रोबोट की फाइल है, बेसिकली इस फाइल के अंदर हम क्राउलर को ये इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट का कौन से वाला हिस्सा क्राउलेबल है और कौन से वाला हिस्सा क्राउलेबल नहीं है। भाई वेबसाइट में बहुत सारा हिस्सा हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक्स्ट्रा जिप फाइल्स भी हम रख सकते हैं बीच में एज ए बैकअप के तौर पर, लेकिन इसे हमें क्राउल तो नहीं करवाना। मैं अभी लेक्चर्स दे रहा हूँ तो मेरे पास एक अच्छी सी होस्टिंग है जिसमें काफ़ी सारी स्पेस है। सो मैंने कहा भाई लेक्चर को ज़रा बेहतर सेव करने के लिए क्यों ना होस्टिंग भी रख लूँ, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ वेबसाइट। सो इसे तो मैं क्राउल नहीं करवा रहा, ये तो गलत क्राउलिंग हो रही है ना, ये तो गलत एफर्ट्स बढ़ा रहा हूँ मैं क्राउलर की अपनी वेबसाइट के लिए, जिनकी मेरी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई भी एडवांटेज मिलना नहीं है। सो गूगल कहता है कि भाई आप अपनी रोबोट फाइल बना के क्राउलर को गूगल को सबमिट कर दो और उसके अंदर आप ये डिफाइन कर दो कि कौन सा पार्ट आप क्राउल करवाना चाहते हो और कौन सा पार्ट आप क्राउल नहीं करवाना चाहते। तो ज़रा पहले ये देखते हैं कि क्या उस वेबसाइट का की रोबोट फाइल बनी हुई है इसकी। जी बड़ी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है, ऐसी है ना जी। 3 लाइनें इसमें लिखी हुई आ रही हैं। आखिरी लाइन में क्या लिखा हुआ है, साइट मैप। इसीलिए हमने सबसे पहले साइट मैप पढ़ लिया था, हमने पहले रोबोट नहीं पढ़ा, हमने पहले साइट मैप इसीलिए पढ़ा कि क्योंकि साइट मैप को इसने इंक्लूड करना है तो हम पहले साइट मैप बनाएंगे फिर रोबोट में आएंगे। साइट मैप मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। रोबोट फाइल के अंदर एक इंफॉर्मेशन हम क्या दे रहे हैं भाई, गूगल को ये बता रहे हैं, क्राउलर को ये बता रहे हैं कि साइट मैप बना हुआ है। हम क्राउलर को क्या बता रहे हैं कि साइट मैप बना हुआ है। कैसे बता रहे हैं, साइट मैप कॉलन और उसके आगे पूरे का पूरा साइट मैप का यूआरएल, जो अभी मैंने आपके सामने खोला भी था, खोला था ना यूआरएल पूरा,
उस यूआरएल को कॉपी करें और यहां पर पेस्ट कर दें इंक्लूडिंग sitemap.xml फाइल नेम वाला पार्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर के पास ये इंफॉर्मेशन चली गई कि इनका साइट मैप है, तो जब भी क्राउलर क्राउल के लिए आएगा तो उसको आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना होगा, तो रोबोट से उसे इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूल हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, साइट मैप की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक रूल। ये सब रूल्स हैं, ये हम रूल्स डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्राउल होना चाहिए और क्या क्राउल नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद पहला रूल जो आ रहा है वो क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूजर डैश एजेंट। उस स्लाइड में यही लिखा हुआ जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यूजर डैश एजेंट। इसको जिस केस में मैंने लिखा हुआ है इसी केस में आपको लिखना है, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं लिखना। यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूजर एजेंट क्या चीज है। यूजर एजेंट का मतलब है कि भाई जितने भी सर्च इंजन हैं, आप किस सर्च इंजन को क्राउल करना चाह रहे हो। हमने कहा भाई सब पे होना चाहिए, MSN, याहू, अल्टा विस्टा, भाई ब्ला ब्ला जितने भी हैं, कुछ पॉपुलर हैं। मेन हम किस पे काम कर रहे हैं, गूगल पे, बट हम चाहते ये हैं कि जितने भी सर्च इंजन है सभी इसको क्राउल करते हैं। सो हमने क्या लिखा, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। स्टैरिक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि जब भी आपने सब कुछ रिप्रेजेंट करना होता हो तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, स्टैरिक यूज़ कर लेते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, माल का मतलब सब कुछ, ठीक है। तो आपको पता लग गया मैंने क्या कहा, यूज़र डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक मतलब क्या। इसको ट्रांसलेट में कैसे कर रहा हूँ कि भाई जितने भी क्राउलर्स हैं सब मेरी वेबसाइट को क्राउल करें। भाई क्राउल करेंगे तो इंडेक्स करेंगे ना, इंडेक्सिंग होगी तो तरतीब में ऊपर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हम लोग आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रूल अब ये लिखेंगे। दूसरा रूल क्या है, अलाउ कॉलन। अलाउ कॉलन मतलब क्या हुआ, भाई हम क्या अलाउ करना चाहते हैं और क्या डिसअलाउ करना चाहते हैं। अलाउ किसके लिए, अलाउ फॉर क्रॉलिंग। हम क्या चाह रहे हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट के किस पार्ट को क्राउल करे और हमारी वेबसाइट के किस पार्ट को क्राउल ना करे। सो जिस पार्ट को आप क्राउल करवाना चाह रहे हो आपने क्या कर दिया, उसको अलाउ कर दिया। आप नोट कर रहे हैं कि हमने यहां पर क्या किया हुआ है, हमने अलाउ कॉलन को खाली छोड़ा हुआ है। इसको मैं उर्दू में ऐसे कह देता हूं कि अलाउ सब कुछ, मतलब सब कुछ ही मैंने अलाउ कर दिया, बट नीचे जो रूल बताया है वो क्या है, डिसअलाउ। सो डिसअलाउ में आकर मैंने वो चीजें बता दी जिन्हें मैं डिसअलाउ करना चाहता हूं। यहां पर मैंने एक फोल्डर बताया हुआ है जिसका नाम है CGI bin। आमतौर पर होस्टिंग अकाउंट जितने भी होते हैं, होस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उनके अंदर एक फोल्डर बनता है जिसका नाम है CGI bin। ये सिस्टम फोल्डर होता है, इसका किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बट लिनक्स को सपोर्ट करने के लिए, उस होस्टिंग को सपोर्ट करने के लिए ये फोल्डर बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोल्डर का तो कोई रोल नहीं है, आपकी वेबसाइट के साथ इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो हमने कहा भाई इसको क्राउल ना करो। अच्छा, अब अभी थोड़ी देर के लिए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था वीडियोस का। सो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक वीडियोस का फोल्डर बनाया हुआ है। तो क्या करता हूँ, जब क्लास एंड होती है अपना लेक्चर उस पर लगा रख लेता हूँ ताकि सेव रहे कि मेरा लैपटॉप खराब होगा तो फिर लेक्चर तो पड़ा होगा। वैसे तो हम यूट्यूब पे लगा देते हैं, वो तो वैसे ही सेव होता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अब वो जो वीडियोस का फोल्डर है, क्या आप उसे क्राउल करना चाहते हैं? नो, आप तो उसे क्राउल नहीं करना चाहते। वो आप तो नहीं चाहते कि वो क्राउलिंग में आए, यानी हम उसे क्राउल नहीं करवाना चाहते। तो उसे हम कहाँ पे लिख देंगे, डिसअलाउ में। अच्छा, इसी तरीके से और एक और बात भी कर लेते हैं। भाई मैं किसी की वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अब उसका जो होम पेज है वो डेली नहीं तो वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आती होंगी उसमें। तो जो भी प्रीवियस वाला वर्जन होगा वो नए वर्जन के साथ ओवरराइट हो जाता होगा। अब पुराना डाटा भी कभी फ्यूचर में आपको हो सकता है कि चाहिए हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने काम किया, आपने क्लाइंट ने कहा यार वो जो पिछले महीने काम चल रहा था ना वो सेट था, वही वापस लोड कर दो, वही वाली फाइल। अब आप फिर दोबारा से वही एक्सरसाइज शुरू कर दोगे ना। लेकिन अगर आपने वो पुरानी इंडेक्स की फाइल किसी एक फोल्डर में रख ली हुई, लेकिन अगर उसको मैंने यहीं पर रख दिया कि ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, तो गूगल का क्रॉलर तो वैसे ही कंफ्यूज होगा कि इतनी सारी इंडेक्स फाइलें पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या किया, एक टेम्प के नाम से एक फोल्डर बनाया और जितनी भी पुरानी इंडेक्स की फाइलें होंगी वो सारी मैंने कहाँ पे रख दी,
टेम्प के अंदर, और उसको कहाँ पे ऐड कर दिया, डिसअलाउ के अंदर। अब मेरी एक ही इंडेक्स फाइल है जो क्रॉल हो रही है, और जो जो कुछ मैंने डिसअलाउ में रखा हुआ है वो क्रॉल नहीं हो रहा। कल को अगर मुझे क्लाइंट कहेगा कि भाई वो इस तरीके की इंडेक्स फाइल लाइव कर दो, भाई वो ठीक थी, उसी को चलाओ, उसमें आपने जो डिज़ाइन बनाया हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ था वो सब ठीक है, उसी को कर दो। तो अब बजाय इसके कि मैं फिर वही एक्सरसाइज करूँ, पहले तो मुझे याद ही नहीं होगा हुआ क्या किया क्या था मैंने, उसके बाद मैंने कौन कौन सी चेंजेस किए हैं। अगर आपके पास वो पुरानी फाइल पड़ी हुई, जैसे आपसे कुछ गलती भी तो हो सकती है ना काम करते हुए, तो जब आपके पास पुरानी फाइल होगी तो आप उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो। तो ये भी बैकअप रखने के लिए हम उसको किस में डाल दिया, डिसअलाउ में डाल दिया। तो इसका मतलब क्या, वे डालेंगे कैसे, जितने फोल्डर्स होंगे स्लैश के साथ स्पेस देकर एंटर करने शुरू हो जाएंगे, स्लैश टेम्प स्पेस स्लैश वीडियोस स्पेस स्लैश एबीसी। अब ये किसको कर रहे हो आप, मैं कह ये किसको कर रहे हैं हम, ब्लॉक फोल्डर को। अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइल को करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कुछ देर के लिए ये जो मेरी अबाउट अस वाली फाइल है, अबाउट अस वाली फाइल जो है ये क्रॉल ही ना हो, तो अब मैं क्या करूँगा, अब फाइल का यूआरएल देना पड़ेगा ना। अब फाइल का यूआरएल में सीधा क्या लिख दूंगा, अबाउट अस डॉट HTML। मतलब जिसको भी, यानी फोल्डर को करना है तो पूरा फोल्डर, अगर फोल्डर के अंदर से चंद फाइलों को करना होगा तो फिर उनके यूआरएल ऐड कर दोगे। समझ में आया, यानी इसके रूल्स समझ में आ गए हमें कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। ठीक है, अब जरा इधर वापस आए जी, ये तो हमें समझ में आ गई है पॉइंट। अब जरा एक चीज़ देखते हैं, रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब हुआ। रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि भाई क्या चीज़ आप एक्सक्लूड करना चाहते हो और क्या चीज़ आप इंक्लूड करना चाह रहे हो, यही स्टैंडर्ड्स अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है, रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल और सिंपली रोबोट.txt। भैया जो कुछ पढ़ रहे हो इसी को हम बोलते हैं रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड या रोबोट प्रोटोकॉल या रोबोट.txt। इस फाइल का नाम क्या है, robots.txt, नॉट HTML फाइल। इससे पहले जो फाइल पड़ी है XML, नॉट HTML फाइल। ये दोनों फाइलें HTML फाइलें नहीं है। ठीक है, चलिए और नीचे आए जरा, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट फाइल। हाँ जी, क्या होगा। मैं क्या रोबोट की फाइल बनाई नहीं आपने, SEO के पॉइंट से हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने रोबोट की फाइल बनाई नहीं तो क्या होगा, भाई क्राउलर आएगा और आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसे पता होगा कि मैंने क्या स्कैन करना है और क्या स्कैन नहीं करना, तो उसका कम टाइम लगेगा। ऐसा भी, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि रोबोट हमने बुला लिया भैया सारा दिन वो हमारी वेबसाइट के साथ ही लगा रहेगा। हाँ, रोबोट का कोई खास टाइम होना चाहिए, ऐसे ही है ना, होगा ना, कुछ टाइम पीरियड तो होगा। कितना है भाई, नहीं बताया उसने। हाँ, मैं कहा कितना टाइम पीरियड है, नॉट डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड टाइम पीरियड नहीं है कि इतना टाइम पीरियड है जो उसने आपके इस पर रहना है। इसका मतलब है कि मैं ये सपोज कर सकता हूँ कि बहुत कम टाइम पीरियड है। नहीं नहीं, मे बी सेकेंड्स, मे बी, बट नॉट डिक्लेयर्ड। इसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। क्राउलर जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है और जो टाइम स्पेंड करता है इज कॉल्ड क्राउल बजट। सो गूगल हमें ये कहता है कि भाई क्राउलर का क्राउल बजट बहुत कम है, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। हाँ, तो ये चीज़ें डिफाइन कर दें। मतलब व्हाट इज क्राउल बजट, क्राउलर आपकी वेबसाइट पर जितना टाइम स्पेंड कर रहा है इज कॉल्ड क्राउल बजट, कि उसका टाइम गुजारने वाला जो टाइम है इसे हम बोलते हैं क्राउल बजट। सो नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ऐसे ही है ना यार। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो स्कूल में क्लास शुरू होती है ना, सुबह पहला पीरियड घंटी बजती है, टीचर आगे पढ़ाना शुरू कर देता है, थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल सब आ जाते हैं पीछे, खड़े हो जाते हैं क्लास में आकर, है ना, ऐसा करते हैं ना टीचर को डिस्टर्ब करने के लिए। अब वो यहाँ तो टीचर साहब जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, और अगर प्रिंसिपल को लगेगा कि भाई गड़बड़ है तो क्या होगा, प्रिंसिपल साहब ज़रा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, चले नहीं जाएंगे भाई, उधर ही जाएंगे। हाँ, जाएंगे नहीं फिर वो, ठीक है, वो खूब तंग करेंगे फिर। तो उनको लगेगा कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो ज़्यादा देर वहाँ पे गुजारेंगे। अगर उन्हें लगेगा नहीं भाई सब ठीक चल रहा है, या उन्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा कि ये टीचर पढ़ा के आ रहा है भाई, ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर भी वो चले जाएंगे, दोनों सूरतों में वो चले जाएंगे।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पूरे स्कूल में कोई बता सकता है कि भाई आज जब प्रिंसिपल, कोई स्टूडेंट ये बताता है कि आज सुबह जब प्रिंसिपल साहब हमारे कमरे में आएंगे ना तो टाइमर लगा दे वो कि भाई देख 10 सेकंड के अंदर देखना सर चले जाएंगे, नहीं बता सकते। कहीं पर ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, कहीं पे कम टाइम। बिल्कुल ऐसी ही एग्जांपल क्राउलर की भी है। क्राउल का जो बजट है इज़ नॉट डिफाइंड, ये क्राउलर ने आपकी वेबसाइट के हिसाब से देखना है। बट अगर आपने ये सारे स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हुए तो वो इतनी ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं आपको कराएगा कि भाई सुबह से लेकर ऐसा भी होगा कि उसका जो क्राउल बजट था, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, तो उसका क्राउल बजट था 30 सेकंड्स। उसने 30 सेकंड्स अपना स्कैनर घुमाया और उस 30 सेकंड में अभी तक उसको वो कंटेंट ही नहीं मिला जो आपके मुताबिक क्राउलेबल होना चाहिए था। तो 30 सेकंड खत्म हुए, चला गया। अब फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, फिर होगा। तो हम क्या करें, हम क्राउलर को वो सारी इंफॉर्मेशन दे दें कि भाई इसे क्राउल करो और इसे क्राउल ना करो, ठीक है। सो अब हमें पता लग गया व्हाट हैपन इफ यू डोंट हैव अ रोबोट्स फाइल। नहीं होगी तो भाई आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आप कहोगे भाई मेरी वेबसाइट इंडेक्स क्यों नहीं हो रही, ठीक है। कहीं किसी स्टेज पर हो जाएगी, कभी नहीं होगी इंडेक्स। भाई मुझे कैसे पता लगेगा, भाई रैंकिंग में कहीं चल फिर नहीं ना रही मेरी वेबसाइट। मिसाल के तौर पर जब हम किसी की वेबसाइट को एसईओ करते हैं, जब हम शुरू करते हैं ना, तो वो वेबसाइट शायद कहीं भी नहीं होती उस कीवर्ड पे। फिर जब हम उस पर सारे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं तो एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई तुमने अब इसको चेक करना है कि क्या ये पहले 10 पेजेस में कहीं नज़र आ रही है। तो महीने के बाद पता लगता है जनाब अब वो जो वाली वेबसाइट जो है ना वो 10वें पेज पे आ गई है, ठीक है। फिर हम उसे कहते हैं भाई ये काम जरा करते रहो। फिर 2-3 दिनों के बाद पता लगता है कि वो 10वें पेज से 9वें पर या 8वें पर चली गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्राउलिंग। कि भाई हमें पता लग गया हमारी वेबसाइट ने क्राउल करना शुरू कर दिया, यानी अब हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी, मीन्स मेरी वेबसाइट इंडेक्स होने लगी। यानी इस सिग्नल से मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है। और अगर वो नहीं आती है इतनी देर तक भी कहीं, तो मुझे लगेगा भाई क्या हो रहा है मेरी वेबसाइट के साथ, देखना पड़ेगा, ठीक है। और आ जाए आगे, डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल, ठीक है। मेरा ख्याल इतना मैंने डिफाइन कर दिया, सब आपको बातें समझ में आ गई है ना। साथ हंसी भी आ रही है ना, आपको रोबोट्स को देख के हंसी आ रही है, मुझे आपको देख के हंसी आ रही है। अब क्या करें, अब मास्क लगा लें, कम से कम मैं तो ना हंसूं, सिर्फ आप रोबोट्स की वजह से हंसते रहे। क्या हंसने वाली कौन सी बात है यार, कोई बात है, खुश हो रहे हो क्या, मतलब क्या हंसी का फैक्टर क्या है, किस पहलू पे हंसी आ रही है। मैंने कहा रोबोट्स पे हंसी आना वैसे कोई अजीब सी बात है ना। अच्छा जी, व्हाई यूज आर रोबोट्स टेक्स्ट फाइल। भाई मेरा ख्याल ये सारी स्टोरी सुन ली हमने। ये सारे क्वेश्चंस क्यों बनाए हुए हैं, आपके जहन में क्वेश्चंस इनिशियलाइज करने के लिए कि आपको रोबोट्स की इंपॉर्टेंस का पता लगे कि रोबोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू नो अबाउट रोबोट्स फाइल। पहली चीज़ तो ये है कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी गूगल को, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसे गन पॉइंट पे कह दिया कि हाँ भाई अब कुछ भी हो जाए तुमने मुझे क्राउल करना ही करना है, या अदालत में केस ले जाएं कि भाई ये क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहे हम क्राउल। गूगल से पूछना पड़ेगा। गूगल कहता है भाई आपने मुझे बता दिया बस, ठीक है, अब मेरा काम है, मुझे बाउंड नहीं करना आपने, ठीक है। मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं करूँगा लेकिन मैं बाउंड नहीं हूँ, ठीक है। मैं लायबल नहीं हूँ, ऐसे ही करूँ जैसे आपने लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या किया, सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी अबाउट अस। मैंने कभी आपने अबाउट अस के पेज को कह दिया डिसअलाउ, लेकिन आपने जब ये सब कुछ देखा, ये क्यों किया, हो सकता है कि आप अबाउट अस के पेज पे भी काम कर रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन था, सो आपने कहा कि भाई अभी तो ये पेज बना ही नहीं मेरा सही तरीके से हुआ, तो इसको अगर क्राउल करेगा तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को नज़र आएगी, तो ये नज़र नहीं आनी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। सो फिर आपने अबाउट अस को तो कर दिया डिसअलाउ, लेकिन आपको बाद में पता लगा कि स्टिल अबाउट अस जो है वो क्राउल होने लगा हुआ है। क्राउल, शो को नहीं कह सकते, शो तो कोई भी बंदा यूआरएल लिखेगा शो तो हो जाएगा ना, हम क्राउलिंग की बात कर रहे हैं। क्राउलिंग इज समथिंग एल्स, और वेबसाइट का यूआरएल आ जाना इज समथिंग एल्स। क्राउल का मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है abc.com/aboutus.html, नजर आएगा कि एरर आएगा, नजर आएगा भाई, आप तो यूआरएल से चले गए हो ना। लेकिन अगर कोई बंदा उसको किसी कीवर्ड पे रैंक करके बैठा हुआ है फिर नजर नहीं आएगा, यानी क्राउलिंग नहीं होगी उसकी, यूआरएल से तो वो फिर भी खुल जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने कहा अबाउट अस को तो रोक दिया, बट होम पेज के ऊपर एक लिंक है, हाइपरलिंक पड़ा हुआ है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, अबाउट अस पर चले जाते हैं।
अब अबाउट अस को तो आपने किया हुआ था ब्लॉक, होम पेज को तो नहीं ब्लॉक किया, तो होम पेज पर तो उसका लिंक मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अबाउट अस से तो रैंक नहीं, क्राउल नहीं हो रहा, मगर होम पेज से क्राउल होने लगा हुआ। तो गूगल कहता है भाई इसका भी ध्यान रखना, अगर किसी की क्राउलिंग रोकनी है तो उसके लिंक्स को भी डेट कर दो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि उस यहाँ तो आप होम पेज को ही डेट कर दो ना, ये होम पेज को तो नहीं मना कर रहे ना, हम कहते हैं होम पेज क्राउल हो, मगर उसके अंदर एक लिंक ऐसा है जो आपको अबाउट अस पे लेकर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उसको भी क्राउल करवा देगा। तो आप क्या करें, उस लिंक को डेट कर दें। जब हमने हाइपर लिंक पढ़ा था तो हमें पता है, मैंने कहा था बीच में हैश लगा दो, काम खत्म, कुछ देर के लिए, लाइफ टाइम नहीं लगाना, कुछ देर के लिए हैश लगा दें, तो अब वो नहीं आएगा। तो कहता है भाई ये बात आपको याद रखनी है। और आगे चलते हैं, ये सारी बातें आगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, यहाँ पर ये सारी डेफिनेशंस आने लगी हुई हैं, ये सब कुछ डिफाइन हो गया, फाइन। रोबोट्स फाइल बन गई, कहाँ है भाई रोबोट्स फाइल? पिंक खोली थी हमने, है ना? किसकी खोली थी भला? ये भाई आपकी अपनी वेबसाइट है, इसी तरह की रोबोट्स फाइल आप भी बना सकते हैं, सिर्फ चेंज क्या होना है, साइट मैप आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका साइट मैप है, वो दूसरों की वेबसाइट का तो लगा नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि आपका अलाउ और डिसअलाउ क्या है वो आप जानते हैं, वो किसी का स्टैंडर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना, लेकिन यूजर एजेंट तो सबके लिए सेम रहेगा ना। यानी कि जो पहले वाली लाइन है इसको तो आप बिल्कुल मॉडिफाई नहीं करोगे, ठीक है। सो ये फाइल बन गई, किस नाम से बनी? robots.txt। अगर मैं आपसे ये कहूँ एक वेबसाइट दूँ, ठीक है, और उसमें मैं ये कहूँ कि भाई इसको एक स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी तरीके से इसकी रोबोट्स फाइल क्रिएट कर दो, ऑर्डिनरी तरीके से, और मैं आपसे कहूँ उसका साइट मैप भी बनाओगा, कोड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? समझ आ गया ना क्या लिखा जाएगा? ये तो बेशक आप निकाल दें कि पता नहीं उस होस्टिंग में ये फोल्डर बनता भी है कि नहीं, वो तो देखेंगे तो पता लगेगा ना ये वाला फोल्डर है कि नहीं है। ये तो हमने जिसे खोला हुआ है उसमें ये वाला फोल्डर बना हुआ है, इसलिए हमने ये यूज़ किया हुआ है। तो मैं होस्टिंग के सी पैनल में जाकर देख लूँगा कि भाई इसमें ये वाला फोल्डर है कि ये फोल्डर नहीं है। अभी खोल कर देखते हैं जो मैंने खोली हुई है क्या उसमें ये CGI बिन है कि नहीं है। तो बाकी किसको अलाउ करना है? सबको अलाउ करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि 2 फोल्डर्स बनाए टैम्प के नाम से और वीडियोज़ के नाम से, और उन्हें डिसअलाउ कर दें, तो आप क्या करोगे? disallow:/temp/videos, ओके। उसके बाद यूजर एजेंट :* अलाउ कॉलन, कुछ भी नहीं, इसका मतलब सब कुछ अलाउ हो गया। अलाउ के आगे कुछ नहीं मेंशन किया तो इसका मतलब है सब कुछ अलाउ कर दिया, ठीक है। साइट मैप और आगे आप अब वेबसाइट का URL, इस फाइल को सेव कर लो। कैसे? इस फाइल को कैसे सेव करेंगे? फाइल का नाम क्या रखना है? robots.txt, नॉट HTML। ये वाली फाइल HTML फाइल नहीं है, ठीक है। सो ये फाइल जब बन जाएगी तो आखिर में क्या करेंगे भाई? कहाँ लेकर जाना है इसे? घर? मैं कहा कहाँ लेकर जाना है इसे? जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है वहाँ पर रोबोट्स की फाइल को भी अपलोड कर दें, ठीक है। साइट में अब आपको पता लग गया वेबसाइट बनी नहीं होगी तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये सारा प्रोसेस कब करना है? प्रीवियस क्लास में हमने सर्च कंसोल पढ़ा, सर्च कंसोल के अंदर एक साइट मैप का ऑप्शन आ रहा था। अब आपने जब ये सारा प्रोसेस कर लिया, वहाँ जाकर जो साइट मैप है उस पर क्लिक करें और आगे अपनी साइट मैप वाली फाइल का नाम लिख के एंटर कर दें, यानी कि क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो क्या होगा? आपने सर्च कंसोल को भी अपना साइट मैप सबमिट कर दिया। अब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एनालिसिस करना शुरू कर देगा क्रिटिकली, और देखेगा कि क्या क्या चीज़ें ठीक चल रही हैं और कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और वहाँ पर वो गड़बड़ दिखानी शुरू कर देगा। अब मोस्टली जो गड़बड़ होनी है वो डेवलपर एंड पर होनी है, ठीक है ना। सो हमें उन गड़बड़्स को निकालना होगा देख कर कि क्या कह रहा है, कहाँ पर जाकर बता रहा है कि ये एरर आने लगा हुआ है। तो गूगल सर्च कंसोल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वेबसाइट्स चेंज होती हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके वेबसाइट्स के इश्यूज और एरर्स को दिखा रहा होता है कि भाई इसमें कौन से इश्यूज आ रहे हैं और कौन से एरर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, थक गए? 404 को भी आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है, बार बार हमारे सामने आ जाता था। हाँ, 404 क्या है? 404 ये है कि भाई वेबसाइट पर कोई एक पेज था शायद, या होना चाहिए था लाजमी, जैसे साइट मैप पे होना चाहिए ना, मे भी किसी ने क्रिएट ही नहीं किया अभी तक, मगर होना चाहिए, तो उस पर 404 शो कर रहा था। यानी कोई पेज पहले था या होना चाहिए था लेकिन मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर कौन सा एरर आएगा? 404 का एरर आ जाएगा, ठीक है। अब 404 का एरर बिल्कुल ऐसे ही है
जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई कल मेरे घर में आपने टी पार्टी पे आना है, हाँ, और आपको एड्रेस मैं जंगलात का दे दूँ, कितना अच्छा है, माइंड करेंगे ना आप कहेंगे सर ना होते तो फिर देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपनी वेबसाइट पे जब ऐसा एरर देंगे इसका यही मतलब है कि आपने उसको जंगलात में भेज दिया। सो अब किसका ट्रस्ट खराब हुआ? आपकी वेबसाइट का। और किसका ट्रस्ट खराब हुआ? गूगल का। भाई आप किसी वेबसाइट को खोलते हो, जिस पेज पर जाते हो आगे से आ जाता 404 एरर, तो ट्रस्ट खराब हो रहा है ना। आपको क्या आइंदा इस वेबसाइट पे नहीं आना, भाई लगता है ये वेबसाइट को कोई देख ही नहीं रहा, इसकी कोई टेक केयर ही नहीं करने लगा हुआ। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 404 एरर पेजेस जनरेट होते हैं। अब अगर जनरेट हो रहे हैं तो एसईओ वाला बेचारा क्या करेगा? भाई हो रहे हैं तो वेबसाइट बनाने वाले का कसूर है ना, क्यों होने लगे हुए हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अभी पीक सोल्यूशन में एकेडमिक प्रोग्राम्स के एडमिशन्स होते हैं, सपोज कर लेते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक। तो इन्होंने एक पेज बनाया हुआ है एडमिशन्स के नाम से, एडमिशन ओपन के नाम से, या गेट एडमिशन नाउ के नाम से। कोई भी बंदा उस पर जाता है, फॉर्म फिल करता है, सबमिट करता है, तो उसका फॉर्म पीक सोल्यूशन के पास आ जाता है। अब जैसे ही मार्च अप्रैल आया तो क्या हुआ? एडमिशन क्लोज हो गए। अब पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया? बना तो वो हाइपरलिंक हुआ था और जाता है खास पेज के ऊपर था, उस पर क्लिक करने से। तो पीक सोल्यूशन वालों ने क्या किया? वो जो पेज था ना उसको रीनेम कर दिया या उसको डिलीट कर दिया। तो हाइपरलिंक तो स्टिल बना हुआ है। अब क्या होगा? जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज को ढूंढेगा और उस पेज को नहीं मिलेगा वो वाला पेज उसको, तो क्या होगा? 404 एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? भाई जो डेवलपर इस पे काम करने लगा हुआ है उसे कहेंगे कि भाई ये 10 पेजेस हैं जो 404 आने लगे हुए हैं आपके, ठीक है, इनको ज़रा देखो। और इनको, इसका हल क्या था भाई? इसका हल यही था कि उसी फाइल को रिप्लेस कर देते, फाइल का नाम वही रहता, उसका कोड रिप्लेस कर देते, एक और फाइल बनाई होती जिसपे लिखा हुआ आ जाता एडमिशन क्लोज्ड। तो इसका मतलब है क्राउलर को हम गलत जगह पे ना भेजते, ठीक है, वो 404 के ऊपर ना जाता। अब ये पता कैसे लगेगा? एक वेबसाइट है उसमें 5 404 आ रहे हैं और एक वेबसाइट है उस पर 1000 404 आ रहे हैं। भाई जिसके पेजेस ज़्यादा होंगे उस पर 404 भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब एक एक करके अगर ये चेक करने बैठ जाएंगे, ये तो बड़ा लंबा काम है, लेंथी टास्क। तो हमारे पास टूल्स हैं बहुत सारे जो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ये वाली वेबसाइट 404 एरर जनरेट करती है या ये वाली वेबसाइट 404 एरर जनरेट नहीं करती, ठीक है। ये इस में कितने सारे टूल्स हैं, ये सब मैंने शेयर किए हुए हैं चैनल के ऊपर। चैनल के ऊपर जो ड्राइव है उसके अंदर एसईओ ओनली की जो फाइल, जिप फाइल होगी, उसे खोलें। उसके अंदर ये सारी स्लाइड्स हैं जो मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। अगर किसी को वो ड्राइव का फोल्डर नहीं मिलता मुझे बताया, मैं रीशेयर कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको। और ये कहाँ पर मौजूद है? व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो अगर किसी को नहीं पता या वो आज की तारीख तक व्हाट्सएप चैनल पे कभी गया भी नहीं है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज कैसे लेगा वो, ठीक है जी। एक ये वाला है ब्रोकन लिंक चेकर, एक टूल है भाई, ये AHF का टूल है और ये डेड लिंक चेकर है। ये तीनों टूल्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे, जाकर अपनी वेबसाइट बताएंगे तो वो आपको ब्रोकन लिंक्स, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, आम टर्म क्या है, आम अंडरस्टैंडेबल टर्म क्या है? ब्रोकन लिंक्स। यानी जब एक लिंक तक हम नहीं पहुंच रहे तो वो लिंक कैसा लिंक कहलाएगा? ये भैया लिंक मौजूद नहीं है, उसे हम ब्रोकन लिंक भी बोल सकते हैं, उसे हम टेक्निकली कॉल करते हैं 404। बट एक्चुअली वो क्या है? पहले वो लिंक एग्जिस्ट करता था, अब वो लिंक एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स हमने उसे क्या नाम दे दिया? ब्रोकन लिंक का नाम दे दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये डेड लिंक चक्कर पे आए ताकि हमें पता लग जाए ये होगा कैसे। भाई क्या कह रहा है? वेबसाइट का URL दे दो मुझे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। लिंक खोली हुई थी मैंने वेबसाइट, तो मैं उसका URL दे दूं। इसमें तो कुछ मौजूद ही नहीं है, इसमें तो एरर नहीं आएगा। हाँ, पेजेस तो हैं वैसे इस पर भी, है ना, पेजेस थे इसमें। चले फिर इसी का URL दे देते हैं। Ctrl+C और इधर आए, यहां लाकर इसको पेस्ट कर दो। क्या लिखा हुआ आ रहा है? सिंगल पेज को चेक करो कि पूरी वेबसाइट को चेक करो जी। ये क्या होता है?
कैप्चा इसे बोलते हैं। ये इसलिए होता है कि वेरिफिकेशन करने के लिए होता है कि भाई कोई बॉट तो नहीं आपकी वेबसाइट पर आ रहा, कोई हैकर तो नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये मैनुअली ये चीज़ें लगाई होती हैं। लो, बताना शुरू हो गए, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। अब हम क्या करेंगे भाई, जिसने ये वेबसाइट बनाई होगी, जो भी इस पर काम कर रहा होगा, इट इज़ नॉट द टास्क ऑफ एसईओ। हाँ बता, ऐसा हो सकता है किसी बंदे ने वेबसाइट बनाई, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो कहता है भाई जिससे मैंने वेबसाइट बनवाई थी ना वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अब जो कुछ भी करना है आप नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आप इस चीज़ को हैंडल करेंगे, इन पेजेस को फाइंड करेंगे और इन पेजेस को रेक्टिफाई करेंगे कि भाई ये कहाँ कहाँ पर ये इश्यूज़ आने लगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रोकन लिंक्स को चेक करते हैं और 404 एरर को 100% हमने एलिमिनेट करवाना है कि आपके पेज के ऊपर कोई 404 एरर ना आ रहा हो। तो अगर इसमें से कुछ ऐसे पेजेस होंगे जो हमें लग रहा होगा कि भाई ऑलरेडी वो पेजेस का काम ही कुछ नहीं रहा, तो उन हाइपर लिंक्स को जाकर मैं डेड कर दूंगा। हाइपर लिंक से आ रहे हैं ना, मतलब ये जितने भी 404 पेजेस हैं ये क्लिक करने से आते हैं ना, तो क्लिक करते हैं हाइपर लिंक के ऊपर, तो हाइपर लिंक डेड कर दिए मैंने, तो फिर क्या होगा, फिर तो इशू नहीं आएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं क्लाइंट से कहूँगा भाई ये कौन सा पेज था, ये कभी चलता था आपका, अगर चलता था तो अब आप इसमें क्या रखना चाहते हैं, क्या आप अपने पेज को रिप्लेस करवाना है, आप इस पेज को रिप्लेस करें ताकि ये वाला एरर दोबारा से जनरेट ना। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर अगली टॉपिक